तो चलिए आज आपका चैप्टर शुरू होता है सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों इंस्ट्रक्शन अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। यानी सॉफ्टवेयर उसे कहेंगे, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर के रूप में कहा जाता है। यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। यदि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई भी डिवाइस आपका कंट्रोल नहीं होगा। यानी कोई भी आईटी गैजेट्स हो उसको कंट्रोल करने के लिए उस आईटी गैजेट्स का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा वो जो डिवाइस होता है उसको ऑपरेट किया जाता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ देखेंगे, सॉफ्टवेयर के प्रकार यहाँ पे मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर जो है दिखाई दे रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर में यहाँ पे दिखाया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर होंगे वो हार्डवेयर के ऊपर संस्थापित होंगे। किस पे इंस्टॉल होगा? हार्डवेयर पे। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल किए जाते हैं। जो हार्डवेयर पे इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो पहला जो सबसे पहले इंस्टॉल होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या कोई प्रोग्राम चलाने के लिए, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये किसी कार्य विशेष के लिए बनाया जाता है। यदि कोई कंपनी हो या कोई कमर्शियल कंपनी हो या किसी को पर्सनल कुछ काम करना है कंप्यूटर से, तो वो अपना एक एप्लीकेशन तैयार कराता है, ठीक है। तो वो जो तैयार होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलता है। किस पे चलता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। और सभी सॉफ्टवेयर किस पे चलते हैं? हार्डवेयर पे। किस पे चलते हैं? हार्डवेयर पे। और जब ये एप्लीकेशन तैयार हो जाता है तो इसको जो यूज करता है वो यूजर होता है। क्या होता है? यूजर होता है। यानी इस प्रकार से समझेंगे, जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्यतः दो प्रकार से है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होंगे हार्डवेयर पे। और जब हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाएगा तो वो इंस्टॉल होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो यूज होने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के बाद यूजर जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे जो मुख्य सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर की मदद के लिए डेवलप किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई एप्लीकेशन जैसे कमर्शियल काम करना है या बिलिंग करना है, तो आप उसके नाम से जो है, या कोई कंपनी है तो उसके नाम से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरेट कराएंगे। अब उसमें जो भी आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना या कैलकुलेशन करना, ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना जो है रिक्वायरमेंट बताएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करके वो देंगे, ठीक है। तो जो अलग अलग काम होते हैं अलग अलग जगहों पे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। किस पे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम मुख्य सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य सॉफ्टवेयर। आज जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। इस पे इंस्टॉल होता है हार्डवेयर। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन वर्क। काम करने के आधार पे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्टिकल सॉफ्टवेयर आते हैं, शेयरवेयर ट्रायल सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर आते हैं और नग वेब सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है ना। इतने प्रकार के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे
सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं, ठीक है ना, जो कंप्यूटर यूजर होते हैं सभी कंप्यूटर यूजर करेंगे, ठीक है, जैसे MS ऑफिस, ठीक है, और फोटोशॉप, टैली, ठीक, इस प्रकार से जितने भी सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल, ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे फाइनेंशियल, और ये फाइनेंशियल होता है, उसके बाद होता है MIBS यानी फाइनेंशियल काम के लिए, जैसे मान के चलिए कुछ लेन देन करना है या कोई बैंकिंग काम के लिए कोई फाइनेंस कंपनी अपना तैयार करता है, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद होता है शेयरवेयर। इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है, यानी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिन के लिए इसका ट्रायल वर्जन दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोरल, ठीक है, जैसे कोरल एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनर को कोरल की आवश्यकता जब होती है तो पहले वो कोरल की फ्री सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड करता है, ठीक है। जब फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है तो 7 डेज या 10 डेज या 2 डेज का ये फ्री सॉफ्टवेयर दे देता है कि आप इसको चला करके चेक कर लीजिए कि आपको काम करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो यूजर ये देखता है कि ये काम करने के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है तो उसको परचेज करता है, ठीक है, वो अपना जो है ऑनलाइन परचेज करके उसको सॉफ्टवेयर कहता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक होता है फ्रीवेयर, ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं एकदम बिल्कुल फ्री होते हैं, इसमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जिससे आप देख गया VLC यानी एक मीडिया प्लेयर है, ठीक है, इसको डाउनलोड करके आप चला सकते हैं डायरेक्ट, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है नेरो, होता है एक नेरो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें CD डिस्क को कॉपी करने का काम किया जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्रीवेयर होते हैं, ठीक है, यानी ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल होंगे और फ्री तरीके से काम करेंगे। इसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं करनी पड़ती है, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अगला होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अपने साथ साथ सोर्स कोड भी हमें देते हैं, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपना सोर्स कोड दे देते हैं। सोर्स कोड के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, जो आपको जैसे लाइसेंसेबल जब से कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो आपको एक कोड मिलता है। क्या मिलता है? कोड। कंपनी कोड देती है, अपने सिस्टम में डाल करके उसको एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है, तो जब सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड करेंगे तो इसी के साथ आपको कोड भी मिल जाएगा, इसको हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी मिल जाएगा जिससे हम अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। जब सोर्स कोड मिल जाता है तो उस सॉफ्टवेयर में हम कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है ना। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है तो पहले आपको एक ट्रायल वर्जन देती है। कौन सी वर्जन देती है? ट्रायल। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का आपका विंडोज आ गया, ठीक है ना, विंडोज 10 दे दिया आपको। विंडोज 10 आप डाउनलोड करके इसको ट्रायल वर्जन चला करके देख लेंगे, ठीक है, कि ये कैसा हमारे यूजफुल है कि नहीं है, इजी टू यूज है कि नहीं है, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है ना। आपको चलाने में एकदम कंफर्टेबल आ रहा है और यूजफुल है तो कुछ दिन बाद इसको बोलता है एक्टिव कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक्टिव, यानी इसको लाइसेंस लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। यानी इसमें जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसमें आप अलग से कोई भी लाइसेंस नहीं लेंगे, और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, ठीक है ना, और यहाँ के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रे ऑफिस है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, एक्सेस देखते हैं, सेम उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में भी वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, एक्सेस होते हैं, ठीक है। उसके थोड़ा सा जो फीचर्स दिए गए होते हैं थोड़ा सा अलग होते हैं, बाकी सेम काम होता है। गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम में आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को इसमें कोई एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको सोर्स कोड भी दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप परचेज नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप चलेंगे, उसमें सुधार भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिलेंगे और एप्लीकेशन में भी मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर में आपको ओपन सोर्स मिलेंगे और दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर में आपको लाइसेंसेबल सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आप लोगों को मालूम हो गया, ठीक है। जो लाइसेंसेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री ट्रायल देते हैं, वो उसमें आपको कोड अलग से देते हैं, आपको परचेज करना पड़ता है,
और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें साथ साथ जो कोड होता है वो फ्री मिलता है, ठीक है। तो उसको आप अलग से उसमें एडिट भी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। ये वही बात है लाइसेंसेबल वाला, जैसे हमने आपको बता दिया एमएस ऑफिस, ठीक है ना। एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। ये सब होते हैं लाइसेंसेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको आप लाइसेंस लेने के बाद ही आगे वर्क करेंगे। कुछ दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको कंपनी ये दे देता है कि आप इसको यूज करके चेक कर लीजिए आपके यूजफुल के लिए है कि नहीं है, ठीक है। अगला जो सॉफ्टवेयर है नेटवेयर। ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है तो ये नोटिस देते हैं। ये क्या देते हैं, नोटिस देना शुरू कर लेंगे कि मतलब आप अपने विंडो के एक्टिव करिए, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर काम करना डीएक्टिव हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कि अब आप सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिए। एग्जांपल जैसे विनरर एक आपका जो है नेटवेयर है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत फाइल को एक्टिव करके जो है इकट्ठा किया जाता है और उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर को हम नेटवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ बता रहा है एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपका एमएस वर्ड होता है, ठीक है ना। एमएस वर्ड होता है और जब ओपन सोर्स में जाएंगे तो इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम होता है राइटर। क्या होता है, राइटर, ठीक है ना। ये भी आपका एमएस वर्ड की तरह ही काम करता है। प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपका इसमें एमएस पावर पॉइंट होता है। स्प्रेडशीट के साथ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एमएस एक्सेल होते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेस होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जैसे एडोब फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ठीक है ना। जितने भी डीटीपी में यूज होते हैं, ठीक है ना, वो सभी सॉफ्टवेयर आपके जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्राउजर में आपका गूगल क्रोम का एग्जांपल दिया गया है। इसके अलावा ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है ना। उसके बाद है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर में जैसे कोरल ड्रॉ आ गया, इसमें और भी जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यूज किए जाने वाले फोटोशॉप PS2 हैं, अन्य सॉफ्टवेयर भी हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो इसमें VLC मीडिया प्लेयर हो गया और कंप्यूटर में अन्य मीडिया प्लेयर भी होते हैं। मेरा 70% किसी की माइक देखिए अनम्यूट हो गई है, सब लोग अपने माइक को म्यूट करके रखें। इसके बाद है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में होते हैं, जैसे टर्बोसी हो गया। कोडिंग के लिए जो आपका यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसको हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया। या अकाउंटिंग में आप जो है कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर को अपने आप से भी डेवलपमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं क्या होता है। यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो कई प्रोग्रामों का समूह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, यानी कंप्यूटर का कोई भी पार्ट हो उसे कंट्रोल करना है तो उसे वहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत और भी कहाँ पड़ती है, जितने भी IT गैजेट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड हो या आपका टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है, या चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक में आपके IT गैजेट्स आते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर चलते हैं तो उसमें भी सबसे पहले आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ता है। क्या चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है, क्या है, एंड्रॉयड, ठीक है। तो मोबाइल का जो एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वही मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। उसी एंड्रॉयड के द्वारा आपका सभी माइक, स्पीकर, डिस्प्ले, जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं। और कंप्यूटर में भी आपका जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या नेटवर्किंग डिवाइस या अन्य कोई भी डिवाइस जो कंट्रोल किया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं, प्राइमरी सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। यदि किसी भी कंप्यूटर को आप उसको स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिस्टम के हार्डवेयर को इकट्ठा करना पड़ेगा और सबको असेंबल करने के बाद जो सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो उसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाने के बाद ही आप कोई उस पर यूज कर सकते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट
नहीं किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर का बटन दबाने के बाद जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है उसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं। इनको इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी ये सिस्टम के लिए काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? यानी सिस्टम के लिए काम करने का मतलब होता है सिस्टम को पूरे अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है ना। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये सभी अपने पार्ट को क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। यानी आपको कोई सॉफ्टवेयर में काम करना है तो सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, चाहे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स का हो चाहे लाइसेंसेबल हो, ठीक है। बिना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इनके द्वारा नीचे क्या किए जाते हैं, क्या क्या किए जाते हैं देखिए। यह यूजर है एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। जो यूजर होते हैं, जैसे मान के चलिए जो इसमें प्रयोग करता है, जिसका सिस्टम है, वो जब यूज करता है और उसके हार्डवेयर के बीच जो है इंटरफेस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। यूजर जैसे कोई कमांड देगा तो हार्डवेयर को ही देगा, डायरेक्ट हार्डवेयर को नहीं देता है, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से देता है, ठीक है ना। किसके माध्यम से देता है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से देता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करते हैं, नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यह कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। ये सभी काम कौन करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जो पहला सॉफ्टवेयर है उसका क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद होता है इसमें असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डीबगर, लोडर, लिंकर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। ये सभी जो होते हैं ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से कहें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इन सभी सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं यह यूजर और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच जो है कम्युनिकेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम कर रहा है देखिए। ये पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा। किस पे इंस्टॉल होगा? हार्डवेयर पे। जब हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाएगा तो हार्डवेयर के जितने भी पार्ट होते हैं, इनपुट या आउटपुट जितने भी पार्ट होंगे सभी पार्ट को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके बाद ये इसमें जो है एक प्लेटफॉर्म दे देगा जिसपे आप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल किए जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। किस पे इंस्टॉल किए जाएंगे? सिस्टम। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। जब ये सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगी तो उसके जो यूज करने वाला होता है वो यूजर होता है। क्या होता है? यूजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बेसिक में आपका जो आता है ग्राउंड लेवल पे वो हार्डवेयर होता है, उसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके बाद होता है यूजर। असेंबलर क्या होते हैं? असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। यानी असेंबलर क्या है? यह क्या करता है? सिस्टम एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को किसे बदलता है? मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, और मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। दोनों को काम करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में और मशीनी लैंग्वेज को असेंबलिंग लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर होता है, ठीक है। अगला होता है कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो कंपाइलर होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं कि असेंबलर से क्या करता है, तो असेंबलर क्या करता है आपका? असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में और मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है? कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर होता है
जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, और इसके बाद मशीन लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है यूजर लैंग्वेज में बदलता है, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी कोड में बदलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी जो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं और उसको मशीन को उसके माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं। इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है एवं उसको रन करके परिणाम को तुरंत डिस्प्ले करता है। यह कंपाइलर से धीमा होता है, यह मेमोरी में कम जगह को घेरता है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का सभी यूनिट हैं जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस के लिए काम करने के लिए करते हैं। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, यानी बहुत सारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ एक ही साथ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे जब सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, इसमें बहुत सारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर और कुछ ड्राइवर्स जो है ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलिए अगर आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज़ क्या कर रहे हैं, विंडोज़, तो विंडोज़ आपका जो है ये लाइसेंसेबल सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल जब करेंगे तो उसके साथ कुछ ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन कुछ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी के साथ ये होते हैं। इसी प्रकार ओपन सोर्स में भी जाएंगे तो उसमें भी कुछ ड्राइवर और कुछ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग से भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर इत्यादि, ठीक है ना। ये जो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको हम अलग से भी इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे एंटीवायरस होता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आने से बचाता है। इसको आपको लगता है कि हमारे कंप्यूटर में जो है वायरस आ सकते हैं, आने की संभावना है, तो आप वहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसके बाद जो है क्लीनर सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। इसके बाद होता है ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देखें ओपन सोर्स क्या होता है, प्रोप्राइटरी क्या होता है। यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसी कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको परचेस करने पड़ते हैं, फीस पेमेंट करने पड़ते हैं उसको चलाने के लिए। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसको चलाने के लिए किसी प्रकार का फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी खासियत ये होती है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें सोर्स कोड दिया गया होता है। इस सोर्स कोड के माध्यम से आप जो है उसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस मिलने के बाद भी उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, केवल उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पीड की बात किया जाए तो यहाँ पे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये फास्ट होते हैं, क्या चलते हैं, फास्ट चलते हैं। और यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ये थोड़ा सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से स्लो चलते हैं, ठीक है। अगला बात किया जाए तो इसको अधिकतर CUI बेस पे बनाया गया है। किस पे बनाया गया है, CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस। इसको चलाने के लिए अधिकतर कमांड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ये GUI बेस पे बनाए जाते हैं। किसको बेस बनाते हैं, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी अधिकतर इसमें जो है वो माउस पॉइंटर का यूज करके इजी टू यूज से आप इसको चला सकते हैं। तो अगर चलाने की बात किया जाए ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चलाने में इजी टू यूज है, बहुत ही आसानी से चलाया जा सकता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके पास कमांड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कमांड इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें मेनू ऑप्शन के रूप में प्रदर्शित होते हैं और इसमें आपका प्रदर्शित नहीं होते हैं। जितने कमांड का यूज आप जानते हैं उतना इसको चला सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है और यूजर के सोर्स कोड को प्राप्त करके उसमें अपनी जरूरत के अनुसार नए फीचर जोड़ सकते हैं। जैसे हमने बताया इसमें एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपका ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो गया, और लाइनेक्स आपका और उबंटू ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, और वर्डप्रेस आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये सभी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में जो है 3 प्रकार के दिए गए हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे है जो उबंटू और लाइनेक्स दिख रहे हैं, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ओपन सोर्स का कौन सा हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
और यहाँ मोजिला फायरफॉक्स और यहाँ वर्डप्रेस जो देख रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये ब्राउजर हो गया और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोप्राइटरी मतलब होता है मालिकाना, जिसका कोई एक मालिक हो। जाहिर सी बात है, जब वो अपना इंजीनियर लगा करके अपना जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है ना, तो आपसे मालिकाना हक जमाएगा और आपसे पेमेंट लेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर यानी बंद स्रोत सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर का मालिक है और कोई भी उस कंपनी की अनुमति के बिना इसे डुप्लीकेट या वितरित नहीं कर सकता है। यदि वे मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको यूज करने के लिए आपको कंपनी के ओनर को आपको कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके पहले आपको ट्रायल वर्जन देते हैं। ट्रायल वर्जन में चेक कर लीजिए कि आपके लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर है कि नहीं। अगर यूजफुल है तो उसको परचेज करना पड़ेगा। तो जो परचेज करना होता है, जिसका पेमेंट करना होता है, उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज होता है। क्या होता है? विंडोज इस समय माइक्रोसॉफ्ट का है, सॉफ्टवेयर बना गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो विंडोज को अगर आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका भुगतान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज करना है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है, तो आप फोटोशॉप या कोरल डाल लेते हैं, तभी भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है और उसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं तभी भी करना पड़ता है। टैली अगर आप लेते हैं तभी आप टैली वाले कंपनी को आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप यानी मोबाइल ऐप का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मोबाइल डिवाइस यानी स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड आदि के लिए डेवलपमेंट किए जाते हैं। यानी जो मोबाइल ऐप होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? टैबलेट के लिए, स्मार्टफोन, आईफोन, आईपैड, इसके लिए आपका यूज किए जाते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के जो प्रकार यहाँ पे हैं, यहाँ पे है नेटिव ऐप्स आ गया, वेब बेस्ड आ गया और हाइब्रिड आ गया। जो हाइब्रिड होगा ये दोनों को मिलाकर एक साथ चलेगा। नेटिव एप्लीकेशन, इन ऐप को केवल इसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप केवल आईफोन पे ही रन हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आईफोन के लिए जो यूज किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है नेटिव, वो केवल आईफोन पे ही रन करेंगे। इन्हें अन्य स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता है, अर्थात ये अन्य डिवाइस के लिए कंपेटेबल यानी उसके अनुकूल नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे जब वो कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसके अनुकूल देखती है कि उसका ग्राफिक्स कितना होना चाहिए, उसमें स्पीड कैसी होगी और इसका फीचर्स कैसे होंगे, ठीक है। यदि हार्डवेयर के अनुकूल ही आपका सॉफ्टवेयर होगा तभी चलेगा, हार्डवेयर के अनुकूल सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो आईफोन होती है तो आईफोन एक कंपनी जो है अपने लिए अलग से उसका सॉफ्टवेयर भी रेडी करती है, जिसको अन्य स्मार्टफोन में नहीं चला सकते। यानी आईफोन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं केवल आईफोन में ही चल सकते हैं। उसके बाद था एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इन ऐप को HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इनका आकार बहुत हल्का होता है मगर इनके परफॉर्मेंस नेटिव ऐप की तुलना में कम होता है। इन्हें आप वेब ब्राउजर की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप इंटरनेट पर जाकर के वेब ब्राउजर खोलेंगे, उस पर जाकर के किसी ऐप को जो ओपन करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपको कोई यूजर आईडी लॉगिन करना है, ठीक है। तो जब यूजर आईडी मान के चलिए यहाँ पे आपका कोई एक यूजर आईडी है, वो आप जब यूजर आईडी खोल लेते हैं तो वो एक एप्लीकेशन की तरह चलता है, वो ऑनलाइन पे चलता है। तो जो ऑनलाइन पे चलेगा उसे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के जैसे मान के चलिए आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया गया है, जाएंगे उसकी एक साइट मिलेगी, साइट पर जाकर के अपना यूजर आईडी पासवर्ड खोलेंगे तो उसमें अनेक प्रकार के फीचर दिखाई देंगे। तो उस ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर आपके हर जगह एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो जिसमें आपने नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं,
टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सभी जगह पे आप जो है वेब ब्राउज़र को यूज़ करके उस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड एप्लीकेशन, ये ऐप्स एक से अधिक ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपाइल करके अनुकूल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी एक ऐप आईफोन में भी चलाया जा सकता है, दूसरे डिवाइस में भी चल सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका मान के चलिए जो है हाइब्रिड में बनाया गया है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप आपका क्या है, आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन है। वो आपका एप्लीकेशन जो है सब जगह अनुकूल हो जाता है। जैसे आईफोन में जाएगा तो वहाँ भी चलने लगेगा, आपके स्मार्टफोन है तो वहाँ भी चलने लगेगा। इसी प्रकार आपके अन्य भी उदाहरण हैं, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जीमेल है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम, ठीक है। ये सब वेब बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? वेब बेस्ड होते हैं, ठीक है। और वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपके हार्डवेयर पे जब चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके हार्डवेयर के अनुकूल बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलिए आपका टैबलेट है, स्क्रीन बड़ा है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी कम या ज़्यादा है, तो उसके अनुसार ऑटोमेटिक ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। इसको आपको अगले दिन बताया जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर। इसको जो है पहला आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, यानी M1 R5 में आपके टोटल 9 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर। तो आज आप जो है पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। पहला चैप्टर कंप्लीट किए हैं। पहला चैप्टर का आप एग्जाम यहाँ पे जो है इसका जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन आंसर बनने के बाद आप कंप्लीट होने के बाद आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के दिन में आपका इतना ही रहेगा क्लास में। और जो कल का जो आपका चैप्टर होगा वो चैप्टर आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं चैप्टर 1 से, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कल के दिन में हो सकता है कि 5 बजे के बाद आपको मीटिंग स्टार्ट की जाएगी, क्लास स्टार्ट किया जाएगा शाम को 5 बजे के बाद, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या है कि अधिकतर लोग कहीं जॉब पे हैं, कहीं कॉलेज पे हैं या कहीं हैं, तो वो लोग जुड़ नहीं पाते हैं, जिससे उनकी डाउट क्लियर नहीं पाती है। कोशिश ये रहेगा कि आपका कल के डेट में जो है 5 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ग्रुप में लिंक जाएगा तो आप लोग जहाँ भी रहेंगे वहाँ से ज्वाइन कर लिया करेंगे। ये ऑनलाइन वाले में अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो यहाँ पे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए अपना आज का नोट आपको शेयर कर दिया जाएगा और शेयर करने के बाद अपना जो नोट दे करके उसको तैयार कर लेंगे।